अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप रेडियो क्रोमेटोग्राफी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले आप 2 लेक्चर्स जो हैं वो इसके अटेंड कर चुके हैं, जिसमें फ़र्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि रेडियो क्रोमेटोग्राफी को कैसे यूज़ किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड लेक्चर में जो है वो आपने देखा था कि जो आपके पास रेडियो क्रोमेटोग्राफी है उसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बेस पे थी, उसको आप रेडियो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं, उसको डील किया था। अब यहाँ पे थर्ड लेक्चर में हम रेडियो क्रोमेटोग्राफी की वो कैटेगरी डील करेंगे जिसकी बेस है गैस क्रोमेटोग्राफी, इसलिए हम उसको रेडियो गैस क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। अब इस रेडियो क्रोमेटोग्राफी का इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ पे आपकी जो मोबाइल फेज़ होती है वो कोई ना कोई जो है वो आपकी कैरियर गैस होती है जो कि केमिकली इनर्ट होती है, जैसा कि आपके पास हीलियम हो सकती है या फिर आर्गान हो सकती है या फिर नाइट्रोजन हो सकती है। ये है आपकी मोबाइल फेज़, ठीक है। और जो आपकी स्टेशनरी फेज़ होती है वो आपके पास जो है वो कोई ना कोई जो है वो एब्जॉर्बेंट और पोरस मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको आप जो है वो मैट्रिक्स मटेरियल भी कहते हैं। इसमें आपके पास जो है एल्यूमिना हो सकता है, ठीक है, या फिर सिलिका जेल हो सकता है या कोई भी और पोरस मटेरियल। अब यहाँ पे आपके पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली सेटअप इस्तेमाल होता है वो आपके पास एक गैस कॉलम होता है जो कि आपके पास एक बेसिकली गैस ट्यूब होती है, ठीक है। वो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इस तरह का जो है वो आपके पास एक गैस कॉलम होता है, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं ग्लास ट्यूब। इसमें आपका कोई ना कोई रेडियो एक्टिव सैंपल हो सकता है, कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड हो सकता है यहाँ पे, या आपके पास कोई जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव आयन हो सकता है, जिसकी सेपरेशन के लिए आप इस ग्लास ट्यूब को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर आपका कोई ना कोई मैट्रिक्स मटेरियल हो सकता है, कोई मैट्रिक्स सपोर्ट हो सकती है, जो कि आपके पास क्या होता है कि इसकी स्टेशनरी फेज़ होती है जो कि पोरस इन नेचर होती है, जैसे कि एल्यूमिना हो सकता है या सिलिका जेल होता है, जो आप इसके अंदर जो है वो फिल करते हैं। अब जो आपके पास ये कॉलम होता है ये 2 तरह का हो सकता है। जो इनिशियली आपके पास कॉलम यूज़ होता था वो पैक्ड कॉलम था, ठीक है, जिसके अंदर जो है ये आपके पास जो है वो सारे का सारा मटेरियल जो है वो एज अ होल जो है वो फिल कर दिया जाता था। अब जो आपके पास रिसेंट टेक्निक है, ठीक है, और जो पहले आपके पास यूज़ होता था वो उसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, वो पैक्ड कॉलम था, ठीक है। आजकल जो है वो कैपिलरी कॉलम यूज़ हो रहा है। अब क्या किया जाता है कि आपका ये जो पोरस मटेरियल है या जो आपका मैट्रिक्स सपोर्ट है उसको इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। अब ये हो गई आपकी स्टेशनरी फेज़, ठीक है, फिलिंग के बाद। अब ये जो है ये एक मैट्रिक्स सपोर्ट जो है वो इसके अंदर फिल कर दी है, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि आपके पास सपोज़ एल्यूमिना है। अब ये था आपके पास जो है वो पैक कॉलम। अगर आपके पास कैपिलरी कॉलम हो तो उसमें आपके पास ये जो पोरस मटेरियल होता है ये आपकी ग्लास ट्यूब की इंटरनल सरफेस के ऊपर डिपॉजिटेड होता है। अब ये जो है ये आपका कैपिलरी कॉलम है, इसमें मैंने आपको यही वाली जो सिलिका जेल है वो इंटरनल सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करके दिखा दी है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है वो क्या किया जाता है, आपके एनालाइट की यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपका एनालाइट जो है वो मिक्सचर है 3 कंपोनेंट्स का, A प्लस B प्लस C का, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ A जो है वो आपके पास रेडियो एक्टिव और बी और सी जो है वो दोनों स्टेबल कंपोनेंट्स हों। अब जो रेडियो एक्टिविटी है उसको मैं स्टेरिक फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए और बी दोनों ही रेडियो एक्टिव हों और सी जो है वो स्टेबल है। तीसरी आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि ए भी स्टेरिक है, यानी ये भी रेडियो एक्टिव है, बी भी रेडियो एक्टिव है और सी भी रेडियो एक्टिव है। अब करते क्या हैं आपका जो भी सैंपल होता है, आप क्या करते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए आप गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं, इसको आप मिक्स करते हैं, यानी अपने आप सैंपल को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, मोबाइल फेस के साथ या फिर किसी सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका सैंपल जो है वो मिक्स हो गया है किसी सैंपल के साथ। मोस्टली आपकी मोबाइल फेस यहाँ पे कोई ना कोई कैरियर गैस हो सकती है जिसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि वो केमिकली इनर्ट होगी। केमिकली इनर्ट गैस जो है वो आपके पास यहाँ पे हीलियम हो सकती है, आर्गॉन हो सकती है या फिर नाइट्रोजन हो सकती है, ठीक है।
आप क्या करते हैं कि इस गैस को यूज़ करते हैं एज़ कैरियर गैस, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट है, ठीक है। और इसमें से स्पेशली अगर आप हीलियम को यूज़ करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है। अब क्या किया जाता है कि आपका ये जो सैंपल होता है इसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं, सैंपल को सॉल्वेंट के साथ जो है वो इस कॉलम के अंदर, ठीक है, यहाँ से आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या करते हैं कि ये जो आपका कॉलम आपने अंदर पैक किया हुआ है, ये इसके अंदर आपके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो मूव करते हैं। अब जो हर कंपोनेंट है उसके अंदर इसके अंदर जो मूवमेंट की कैपेबिलिटी है वो डिफरेंशियल है। कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं पर यूनिट टाइम, और कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो कम डिस्टेंस कवर करते हैं। अब सपोज़ उनका कोई कलर है, कलर के हवाले से जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की मूवमेंट इस कॉलम के अंदर शो कर देती हूँ। अब ये 3 कंपोनेंट्स की जो है वो डिफरेंशियल मूवमेंट है इस ओवरऑल कॉलम के अंदर जो आपको ए, बी और सी से नज़र आ रही है। अब क्या होगा कि आपके पास ये जो तीनों फ्लुएंट्स की मूवमेंट है, ठीक है, वो मैंने आपको जो है वो शो कर दी है ए, बी और सी से। अब ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं जब वो परकुलेट करेंगे, ठीक है, इस पूरे मीडियम के अंदर परकुलेट करेंगे, यानी पोरस सरफेस के अंदर से पास आउट करेंगे। पास आउट करने के बाद जब वो मूव करेंगे आउट ऑफ दिस कॉलम, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की शक्ल में मैंने इनको शो किया, वो मूव करेंगे जब आउट ऑफ दिस कॉलम, तो आप उनको कहते हैं इफ्लुएंट्स। इफ्लुएंट ऐसे मटेरियल हैं जो किसी भी कॉलम से गुजरने के बाद आप हासिल करते हैं एज अ सेपरेट कंपोनेंट, यानी यही कंपोनेंट आपका जो सी है वो अगर यहाँ से रिमूव होगा तो आप उसको कहेंगे कि ये इफ्लुएंट है, ठीक है। अब यहाँ से इफ्लुएंट आपका रिमूव हो के आया, नीचे आपने जो है वो कोई कंटेनर रखा हुआ था इस कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। अब जिस कंपोनेंट का डिफरेंशियल मूवमेंट रेट सबसे ज़्यादा होगा वह सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा। जैसा कि आपका ये जो पर्पल कंपोनेंट है जो यहाँ पे मैंने आपको सी से रिप्रेजेंट किया है, उसका मूवमेंट रेट जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे पहले आपके पास जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। जब सी सेपरेट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास जो सेकंड कंपोनेंट है जिसका मूवमेंट रेट जो है वो आपके पास ज़्यादा है, वो ए स्टार है, ठीक है, तो आपका ए स्टेरिक कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा। इन दोनों इफ्लुएंट्स के सेपरेट होने के बाद जो है वो आपके पास बी कंपोनेंट एट दी एंड जो है वो रिकवर होगा, क्योंकि वो उसका जो आपके पास परकुलेशन रेट था वो सबसे कम था। ये आपके तीनों कंपोनेंट्स हैं। अब जो 1 बाय 1 जो है वो आपके पास सेपरेट हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए आप 3 स्टेप्स जो हैं वो प्रोसेस करेंगे, और उन तीनों स्टेप्स का पर्पज़ आपके पास ये होगा कि इनकी फर्दर जो है वो कंप्लीट करेक्टराइजेशन की जा सके कि ये इन एक्चुअल आपके पास जो है वो है क्या, और इनकी कितनी जो है वो रिलेटिव क्वांटिटी है जो आपके पास सेपरेट हुई। अब आपके ये जो 3 कंपोनेंट सेपरेट हो गए हैं, इनको फर्दर करेक्टराइज करने के लिए आप 3 प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। सेपरेशन पहला प्रोसेस है जो आप कैरी ऑन कर चुके हैं, जो जिसको आपने डीसी कॉलम के थ्रू ऑपरेट किया है, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो है वो आप मैस डिटेक्शन करेंगे, जिसके थ्रू आप चेक करेंगे कि आपके पास इन एक्चुअल जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं वो हैं क्या। आप मैस उनके आइडेंटिफाई करेंगे और मैस से गैस करेंगे उनको लिटरेचर से कंपेयर करके कि जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं वो बाय नेचर क्या हो सकते हैं। डिटेक्शन के लिए जो है वो आप मोर देन 1 टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर आपके पास टेक्निक यूज़ होती है वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, इसको आप MS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके अलावा आप करते हैं इसकी रेडियो एक्टिव डिटेक्शन। उसके लिए आप क्या करते हैं कि कोई भी रेडियो डिटेक्टर यूज़ कर लेते हैं, GM काउंटर हो सकता है या फिर सिंटिलेशन डिटेक्टर। ठीक है, अब ये आपके पास वो 3 प्रोसेसेस हैं। पहले प्रोसेस के थ्रू आपने डीसी कॉलम से अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया है, ठीक है, ये जो आपने पिछले जो है वो पॉइंट में डिस्कस किया। उसके बाद आपने मैस डिटेक्शन करनी है, जिसमें प्रेफरेंशली आपने जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करनी है इसकी हाई सेंसिटिविटी की वजह से। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी हैं जो आगे मैं डिटेल में मेंशन कर दूँगी, जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ में आप रेडियो एक्टिव डिटेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा था कि आपके जो कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल हैं उनमें से मिनिमम एक जो है वो आपके पास रेडियो एक्टिव हो सकता है और मैक्सिमम आपके सारे के सारे जो है वो रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए आप GM काउंटर यूज़ करेंगे या फिर सिंटिलेशन काउंटर जो है वो यूज़ करेंगे।
अब सबसे पहले मैं जो है वो आपको बता देती हूँ कि मैस डिटेक्शन जो है उसके लिए आपने क्या करना है, और ये जो आपके पास रेडियो एक्टिव डिटेक्शन है उसके लिए आपने क्या करना है। ठीक है, अब पहले सेपरेशन आप कर चुके हैं, अब आपने करनी है मेनली आइसोलेशन, कि आपके जो तीनों कंपोनेंट्स आपके पास आए हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उनको करेक्टराइज करना है। इस कॉलम के थ्रू आपके पास जो इफ्लुएंट आ रहा है उसकी रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट जो है वो आप दो तरीक़ों से करते हैं। एक मेथड है आपके पास कंटिन्यूस मेथड और एक है आपके पास डिसकंटिन्यूस मेथड। कंटिन्यूस मेथड में आप क्या करते हैं कि आपका जो इफ्लुएंट सेपरेट हो रहा होता है वन बाय वन, आप क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी ब्रेक जो है वो रेडियो एक्टिविटी के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको आप मॉनिटर करते हैं, और कंटिन्यूस रिजल्ट्स की बेस पे जो है वो आप ओवरऑल कैरेक्टराइजेशन जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो है वो प्रोसीड करते हैं। अब जो डिसकंटिन्यूस मेथड है उसमें आपने देखा था कि जैसे पहले आपके पास सेपरेशन हुई थी कि पहले आपके पास कंपोनेंट ए सेपरेट हुआ था, फिर बी सेपरेट हुआ था, फिर आपके पास जो है वो सी सेपरेट हुआ था। तो आप सबसे पहला जो आपका इफ्लुएंट होगा उसकी रेडियो एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे, फिर सेकंड कंपोनेंट की रेडियो एक्टिविटी जो है उसको आप मॉनिटर करेंगे, एंड वन बाय वन आपके जितने भी इफ्लुएंट्स हैं आप उनकी रेडियो एक्टिविटी को मॉनिटर करके रिजल्ट जनरेट करेंगे। आपका कंटिन्यूस मेथड है उसमें आप कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे आपका इफ्लुएंट जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है आप उसकी रेडियो एक्टिविटी जो है उसको मॉनिटर करते जाते हैं और उसके रिजल्ट्स को जो है वो प्लॉट करते जाते हैं। अब ये जो आप इकोनॉमी वाइज और एफिशिएंसी वाइज इन दोनों मेथड्स को कंपेयर करते हैं तो जो आपके पास कंटिन्यूस मेथड है इसके दो एडवांटेजेस हैं जो इसको प्रेफर करते हैं ओवर डिसकंटिन्यूस मेथड। एक मेथड तो ये है कि इसमें आपकी जो एफ़र्ट है वो कम लगती है। ठीक है, क्योंकि आपने एक बार सिंटिलेशन काउंटर को सेट कर देना है, आपका के जितने इफ्लुएंट्स जो हैं वो वन बाय वन सेपरेट होते जाएंगे, उसका आपके पास जो रिज़ल्ट है वो इंस्टेंटली आता जाएगा, उसको आप प्लॉट करते जाएंगे। ठीक है, अब एफ़र्ट कंज्यूमिंग नहीं है आपके पास ये, इसमें आपके पास जो है वो एफ़र्ट कम लग रही है। ठीक है, एफ़र्ट कंजप्शन इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू डिसकंटिन्यूस मेथड। एक दफ़ा आपने सेटअप लगा दिया रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने का, आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड होते रहेंगे। अब इस एफ़र्ट कंजप्शन के जो है वो आप कहते हैं कि जो आपके पास लेसर रिज़ल्ट्स हैं कि आपको जो है वो लेस एफ़र्ट में जो है वो मोर फ्रीक्वेंट रिज़ल्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। उसकी वजह से जो आपके पास कंटिन्यूस मेथड की बेस पे डाटा है वो लिटरेचर में इन क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है। अब वो ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से क्या किया जाता है कि इसको किसी भी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना आसान होता है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है कि ये वाला जो आपका कंटिन्यूस मेथड है इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका डिसकंटिन्यूस मेथड है इसमें आपका जो सैंपल है वो वन बाय वन सेपरेट होगा। पहले आप उसकी सेपरेशन को कैरी करेंगे, उसको करेक्टराइज करेंगे, फिर आप इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। इस वजह से आपका जो डिसकंटिन्यूस मेथड है उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो लेसर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। उसके बाद आपके पास आ जाती है मैस डिटेक्शन। अब जो मैस डिटेक्शन है उसमें क्या किया जाता है कि आपके जो इफ्लुएंट्स होते हैं जो कि सेपरेट आउट हो जाते हैं आपके सेपरेशन प्रोसेस के दौरान और रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट के दौरान, आप जो है वो मैस डिटर्मिनेशन करते हैं उसकी, और मैस डिटर्मिनेशन करने के बाद लिटरेचर में अवेलेबल डिफरेंट कंपाउंड्स के मैसेज से जो है वो आप जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं कि आपके जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं वो बाय केमिकल नेचर जो है वो आपके पास हैं क्या। ठीक है, या आप उनकी नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके लिए आप जो है वो डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें एक आपके पास है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्शन। इसको आप इन शॉर्ट कहते हैं TCD। नंबर 2 पे आप इसमें यूज़ करते हैं फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्शन। इसको आप इन शॉर्ट फॉर्म कहते हैं FID।
इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्शन। ये इन पर्टिकुलरली आपके पास रेडियो एक्टिव कंपोनेंट के लिए होती है। ठीक है, इसको आप ECD भी कहते हैं। फोर्थ एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड आपके पास जो मैस डिटेक्शन मेथड है वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसकी रीज़न मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये सबसे ज़्यादा आपके पास सेंसिटिव टेक्निक है। ठीक है, इसको आप इन शॉर्ट फॉर्म कहते हैं MS। अब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उसको यूज़ करते हुए आपके जो डिफरेंट सेपरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो मैस का मेजर है वो आपके पास आ जाता है। सपोज़ आपके पास 400 आ जाता है, 280 आ जाता है, 272 आ जाता है। उसको आप लिटरेचर में कंपेयर करते हैं कि ये मैस जो है वो आपके पास किस कंपाउंड का है। उससे आप जो है वो आइसोलेटेड कंपाउंड को जो है वो गैस कर सकते हैं कि ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट है। के पास जो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्शन है ये मोस्टली कुछ फिक्स गैसेस की डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है, जिसमें ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो सकती है। और इन गैसेस का जो है वो आपकी जो रेफरेंस गैस होती है, जैसा कि अगर आपने नाइट्रोजन गैस को फिल किया हुआ है या हीलियम गैस को फिल किया हुआ है अपनी मोबाइल फेज़ में, तो उनके साथ इनकी जो कंपैरेटिव या डिफरेंशियल मूवमेंट होती है उसको चेक करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं उसको फाइंड किया जाता है। नंबर 2 पे जो आपके पास फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्शन है, इसमें आप क्या करते हैं कि मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो, जैसे आपके पास ब्यूटेन हो सकता है इसमें, ठीक है, उसकी जो है वो आप डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में इन पर्टिकुलरली ब्यूटेन। नंबर 3 पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्शन है, इसमें आप डिफरेंट किस्म के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो एटम्स होते हैं उनकी डिटेक्शंस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे जो आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, ठीक है, इसमें भी आप जो है वो क्या करते हैं, इसमें आप वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को जो वो चेक कर सकते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर में ब्रेक डाउन करके उनके मैसेज को एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक। इसको सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है आपकी जो है वो मैस डिटेक्शन के लिए जो है वो रेडियो क्रोमेटोग्राफी के अंदर। अब इनमें से अगर आपने किसी भी किस्म की जो है वो मैस डिटेक्शन करनी है तो इन सब के लिए एक पर्टिकुलर डिटेक्टर है, ठीक है, जो इन मटेरियल्स की जो है वो करेक्टराइजेशन करता है। उसको आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने फ्लूएंट के साथ। यहाँ पे आपका जो GC कॉलम है, अगर आप जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्शन करना चाहते हैं तो आप इसके साथ जो है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर लगा देंगे। ठीक है, और अगर आप जो है वो फ्लेम आयोनाइजेशन जो है उसकी या हाइड्रोकार्बन्स की डिटेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर लगा देंगे। अगर आप जो है वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स की जो है वो डिटेक्शन करना चाहते हैं, उसके मैस की डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर लगा देंगे या फिर आप जो है वो एक मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का डिटेक्टर लगा देंगे। तो किसी भी रिक्वायर्ड जो है वो डिटेक्टर को लगाने से आपके पास इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की जो है वो सेपरेशन जो है वो हो जाएगी। क्रोमेटोग्राफी या रेडियो गैस क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक है वो एंड हो जाता है। आप अपने लेक्चर को नोट कर लें और उससे रेलिवेंट आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे बता सकते हैं।